नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी हम इस वीडियो में जो जजेस के केसेस हैं उनको कवर करेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे भारत में कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए और उसके साथ साथ जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पर आइडियोलॉजी को भी लेकर कई सारे डिस्कशन करेंगे और यह समझेंगे कि भारत में जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है यह किस प्रकार से डेवलप हुआ, इसके पीछे क्या क्या आधार थे। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जो तीनों जजेस का केसेस है जो बहुत फेमस है, यह क्या थे, क्या क्या समस्याएं थी, क्यों यह केस हुए, क्या इनके निर्णय आए और अंततः कैसे कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम और कवर करेंगे, वह क्या है एनजेएससी। एनजेएससी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब यह व्यवस्था क्या थी, इसको क्यों लाया गया और अंततः इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज इन सारे तथ्यों को हम समझेंगे और यह जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम वास्तव में कैसे आया। हम पाते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के समय भी यह व्यवस्था थी। जैसे हमने देखा कार्नवालिस के रिफॉर्म, मैकाले के रिफॉर्म, बेंटिंग के सुधार, ये सब हम देख चुके हैं। तो हमने देखा इन सब के आधार पर जब देश आजाद हुआ और व्यवस्थाएं भारत में बनी तो हुआ क्या कि जो आपका कोर्ट है उसको स्वतंत्र रखने की कोशिश की गई, यानी न्याय व्यवस्था में स्वतंत्रता बनी रहे। इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आपकी न्याय व्यवस्था है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। अब यह कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब शासन आता है इंदिरा गांधी का, ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी से पहले यह समस्या नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में यह समस्या खूब बढ़ जाती है। समस्या क्या है? कौन ज्यादा ताकतवर है, आपकी सरकार या फिर हम यह कहें कार्यपालिका या फिर आपकी कोर्ट या फिर हम यह कहें न्यायपालिका। अब देखिए क्या व्यवस्था थी। जो आपका संविधान है उस संविधान का रक्षक कौन है, यह अंतिम रूप से अगर कोई विवाद होता है तो उसको डिफाइन कौन करेगा, वह हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अब जो आपकी यह कार्यपालिका है यह क्या करती थी, बिल लाती थी। मतलब संविधान में अगर संशोधन करना है या कोई परिवर्तन करना है तो वह शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास। तो कार्यपालिका के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन यह कितनी है और कहां तक है? कार्यपालिका संविधान में कितना संशोधन कर सकती है, इस चीज को रोकने का काम करता था सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा संशोधन हो गया जो संविधान की जो मूल भावना है उसको अगर आहत करे या फिर उसको डिस्टर्ब करे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है, वह इंटरफेरेंस करेगा और कार्यपालिका को रोक देगा। लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास। अब कौन ज्यादा पावरफुल है, इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गए। इन सब के दौरान ही आया इंदिरा गांधी का शासन और इंदिरा गांधी के शासन के दौरान आपकी आई इमरजेंसी। यह आपको पता होगा। इमरजेंसी के दौर में क्या हुआ, कई सारे जजों का ट्रांसफर कर दिया गया और कोशिश यह की जा रही थी कि जो आपकी कार्यपालिका है वह न्यायपालिका पर हावी हो जाए, यानी कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव पावर को जुडिशरी पावर पर हावी किया जा रहा था। यह समस्या होने लगी। इस बात को चैलेंज किया गया कोर्ट में कि कैसे कोर्ट की व्यवस्थाएं चलेंगी। एक तो इनका ट्रांसफर को लेकर मुद्दा है, दूसरा मुद्दा क्या है? अपॉइंटमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, हाई कोर्ट में जो जज है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर इनका ट्रांसफर कैसे होगा, इसको एक व्यवस्था के तहत लाया जाना चाहिए। इसमें 3 अनुच्छेद सबसे ज्यादा चर्चा में आए और इन्हीं में परिवर्तन भी किया गया। कौन से 3 अनुच्छेद? एक अनुच्छेद है आपका 124। 124 क्या है? यह कहता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कैसे होगी, उसके जज कौन होंगे, उन जजों की योग्यता क्या होगी, यह सारी व्यवस्था दी गई है। यानी 124 यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। इसी तरीके से अनुच्छेद है 217, यह किससे जुड़ा है? यह जुड़ा है आपका हाई कोर्ट से। यही सारी व्यवस्थाएं। फिर आपका है 222, यह किससे जुड़ा है? यह भी हाई कोर्ट से जुड़ा है, लेकिन जो उनके जज हैं उनके ट्रांसफर को लेकर। मतलब उनका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो यह व्यवस्था हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसी में लोग काम करते हैं। हाई कोर्ट में यह व्यवस्था है कि एक हाई कोर्ट से उठाकर दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। तो यह 3 अनुच्छेद जो है यही चर्चा का कारण बने। अब हम पूरे सिस्टम को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। 124 एक में क्या है? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक होंगे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कुल मिलाकर इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 34। यह वर्तमान का स्ट्रक्चर है, यह आप ध्यान रखिएगा। 124 दो में क्या है? नियुक्ति इनकी करेंगे राष्ट्रपति और नियुक्ति से पहले परामर्श लेंगे किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब जो यह आपका परामर्श है इसकी सीमा क्या है या इसका दबाव कितना है? सबसे पहला प्रश्न यह उठा। फिर 124(3)
इसमें क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कौन? योग्यता हमने देखी थी पीछे भी, भारत का नागरिक हो, 5 साल कम से कम जज रहा हो या फिर 10 साल वह वकील रहा हो और प्रख्यात विधिवेत्ता हो, यानी कानून को जानने वाला हो राष्ट्रपति की नजर में। यह हमने पीछे देखा था। फिर 124(7) कि जब वह रिटायर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तब वह किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेगा, बैठ सकता है, जा सकता है, वो सब भी हमने देखा था। तो यह पूरी वर्तमान व्यवस्था है। फिर है आपका 217, यह किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन नियुक्ति से पहले परामर्श लेंगे किससे? सीजीआई से, उस राज्य के राज्यपाल से, और फिर उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से। यह व्यवस्था वर्तमान में है। इसी तरीके से 217(2) में इनकी योग्यता भी है, नागरिक हो, 10 साल कम से कम किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर 10 साल कम से कम वह हाई कोर्ट में वकील रहा हो। फिर है आपका 217(3), इसमें क्या है? अगर इसकी उम्र को लेकर कोई विवाद है तो उस विवाद को हल करेंगे राष्ट्रपति। अब है आपका 222, क्या है? जजों का ट्रांसफर कैसे होगा? तो 222(1) में क्या है? अब यह देखिए, जो आपके उपभाग वाले हैं, यह अमेंडमेंट है, यह बाद में आए हैं। इसमें क्या प्रोविजन है? सीजीआई से डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर है आपका 222(2), इसमें क्या है? ट्रांसफर अगर होगा तो उस जज को विशेष भत्ता मिलेगा, मतलब उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। अब यह पूरी वर्तमान की व्यवस्था है। केसेस क्या है? पहला जो केस है 1981 का, यह है आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह अभी आपसे पूछा जा सकता है कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था। इसको जानते हैं जज ट्रांसफर केस के नाम से या फिर फर्स्ट जजेस केस के नाम से। समस्या मैंने आपको बताई थी, आपातकाल का दौर था और जजों का ट्रांसफर किया जा रहा था। इसके साथ साथ कुछ को अस्थायी नियुक्ति देने से भी मना कर दिया गया था। अब इसमें सवाल क्या आया? सवाल यह था कि देखिए 124 में और 217 में यह लिखा है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो आपका हाई कोर्ट है, इनके जजों की जो नियुक्ति होगी, उनका जो ट्रांसफर होगा, वह राष्ट्रपति द्वारा होगा, मतलब करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन सीजीआई की सलाह के बाद। सीजीआई उनको रिकमेंडेशन अपने भेजेंगे। अब इसको कहेंगे परामर्श। लेकिन इस परामर्श का मतलब क्या है? मतलब राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को नाम भेजा है किसने? सीजीआई ने। अब राष्ट्रपति के पास कितनी स्वतंत्रता है कि इस नाम को वह माने या फिर ना माने? मतलब जो यह सीजीआई परामर्श दे रहा है वह कितना बाइंडिंग है? क्या राष्ट्रपति इसको पूरी तरीके से बाईपास कर सकते हैं बिना किसी आधार के, या किसी को मानेंगे? तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सरकार यह कह रही थी कि देखिए, सीजीआई की जो राय है वह केवल सलाह है, उसको चाहे हम माने चाहे ना माने। सरकार का मतलब एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव आपकी कह रही है कि जो यह राय वाला मामला है यह केवल सलाह है, हम चाहे माने या फिर हम ना माने। न्यायपालिका क्या कहता है, यानी जुडिशरी क्या कह रही थी कि जो यह सीजीआई की राय है यह प्राइमरी होनी चाहिए, यह प्राथमिक होनी चाहिए। मतलब इस सीजीआई ने जो नाम दिया है उस नाम को प्राइमरी नाम के रूप में कंसीडर करना चाहिए। अगर कोई बड़ा विवाद नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है तो इस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, अगर सीजीआई ने रिकमेंडेशन दी है। इसी को कहते हैं एसपी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया का केस। एसपी गुप्ता कौन थे? यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। फिर आया आपका द्वितीय जजेस केसेस। यह कब आया? 1990 के दशक में। इसमें भी क्या दिक्कत थी? जो सीजीआई की सिफारिश है इसको नहीं माना जा रहा था, यानी सीजीआई नाम रिकमेंड करते थे, लेकिन उस समय की जो वीपी सिंह सरकार है उसने इसे मानने से मना कर दिया, अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट वह करने लगे। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक एसोसिएशन है किसकी? वकीलों की। इन्होंने केस दायर कर दिया कि इस तरह की मनमानी नहीं होगी। परामर्श क्या है अभी भी सही से समझ में नहीं आया है, और क्या जो सीजीआई की राय है वह बाइंडिंग होगी? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया, और फैसला बहुमत से, मतलब 7:2 से। बेंच कौन सी थी? जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच है। इसने क्या फैसला दिया कि परामर्श का मतलब सहमति है, यानी जो सीजीआई ने नाम रिकमेंड किया है यह नाम क्या है? प्राइमरी है। देखिए, जो आपका फर्स्ट जजेस केस आया था उसमें यह एस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो राय है या फिर जो परामर्श है वह केवल क्या है? सलाह है। उसको एग्जीक्यूटिव चाहे माने, यानी राष्ट्रपति चाहे माने या फिर ना माने, यह पूरी तरीके से उनकी मर्जी पे डिपेंड है। फिर जब आपका आया सेकेंड जजेस केस, इसमें एस्टेब्लिश किया गया, और यहीं से हमको कॉलेजियम सिस्टम दिखता है मजबूत होता हुआ। यह कहा गया कि जो आपका परामर्श है यह सहमति है और इसको प्राइमरी रखा जाए। मतलब सीजीआई ने अगर कोई नाम दे दिया है तो उसको आप प्राइमरी नाम के रूप में कंसीडर करिए, बिना किसी ठोस आधार के उसको आप नहीं हटा सकते हैं। नियुक्ति में क्या होना चाहिए? एक तो आपका जो सीजीआई है और दो जो आपके सीनियर जज हैं, यह मिलकर काम करें और उसके बाद रिकमेंडेशन दे।
हाई कोर्ट के केस में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू हो, सीजीआई हो और हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज हो, इसके साथ-साथ उस हाई कोर्ट का क्या हो, चीफ जस्टिस हो। यानी हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति में उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो वरिष्ठ जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अब इसमें देखिए क्या-क्या है, एक आपका है सुप्रीम कोर्ट, एक आपका है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जो सीनियर मोस्ट जज हैं और इस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, यह तीनों मिलकर कुल मिलाकर व्यक्ति हो गए 4, मतलब यह सारे लोग मिलकर नियुक्ति करेंगे। अगर सीजीआई ने कोई नाम दिया है, तो यह नाम बाइंडिंग होगा, सरकार उसको रिटर्न कर सकती है। अब इसमें देखिए अंतर समझिए आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ए व्यक्ति का नाम दिया और सरकार क्या कर रही थी, इस नाम को बाईपास कर दे रही थी और बी व्यक्ति की नियुक्ति कर दे रही थी। अब फैसला यह आया कि इस नाम को आप रिटर्न तो कर सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपका कॉलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करेगा, उसी में से ही आपको किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी। अपनी मर्जी से आप कोई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर आपने रिटर्न कर दिया, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया और उस नाम को रिटर्न कर दिया, तो आपको कारण बताना होगा कि ऐसा आपने क्यों किया, ऐसी क्या दिक्कत थी कि सीजीआई ने जिसका नाम रिकमेंड किया है उसको आपने बाहर कर दिया। कुल मिलाकर स्टेब्लिश यह हुआ कि जो आपकी न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए और यह लोकतंत्र का मूल आधार है। अब यह पूरी व्यवस्था स्टेब्लिश हो गई फर्स्ट जजेस केसेस के बाद। जब सेकंड जजेस केसेस आया उसके बाद, फर्स्ट वाले में आप ध्यान रखिएगा क्या हुआ था कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वह ज्यादा ताकतवर है। फिर आता है थर्ड जजेस केस, यह कब आया, 1998 में। इसको क्या कहते हैं, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998, यह केस का नाम है। अभी तक जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है यह स्पष्ट हो चुका था लगभग, लेकिन इसमें यह सवाल पूछा गया कि जो कॉलेजियम की संरचना है इसको जरा वेल डिफाइन करिए, कितने जज होंगे, कैसे चुने जाएंगे, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, और यह प्रश्न उठा कैसे। उस समय के जो राष्ट्रपति हैं वह है आपके के.आर. नारायण। इन्होंने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया। 143 क्या है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और इसमें भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड नहीं है और जो आपके राष्ट्रपति है वह भी बाउंड नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने से मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति उस सलाह को ना माने, यह भी स्वतंत्रता है। तो यह पूरी व्यवस्था थी। तो इन्होंने सवाल पूछा किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप जरा यह बताइए कि यह जज कितने होंगे, कैसे चुना जाएगा। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप इसको क्लियर कीजिए। कुल मिलाकर इन्होंने 9 सवाल पूछे थे, जैसे कॉलेजियम सिस्टम में कितने जज होंगे, सीजीआई की जो व्यक्तिगत राय है और कॉलेजियम सिस्टम की जो सामूहिक राय है। अब इसमें देखिए हमने क्या देखा, एक आपका सीजीआई है, 2 वरिष्ठ जज हैं, यह क्या करेंगे, नाम रिकमेंड करेंगे। तो सीजीआई तो एक है, यह 2 व्यक्ति हैं, तो राय किसकी मानी जाएगी। मान लेते हैं कि सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वह एक व्यक्ति के नाम पर सहमत है, लेकिन जो बाकी 2 जज हैं वह भी व्यक्ति के नाम पर सहमत है। तो अब किसकी राय मानी जाएगी, यानी यह पूरे कॉलेजियम सिस्टम की राय मानी जाएगी, जिसमें क्या बहुमत है, 2:1 किसके लिए, बी के लिए, या फिर सीजीआई की जो सहमति है जो कितनी है, 1:2। मतलब यह क्या कहते हैं कि ए व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, इसमें बहुमत कितना है, 1 का, किसको माना जाए। अगला सवाल इन्होंने यह पूछा कि जो हाई कोर्ट है उसमें जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वह क्या है, ट्रांसफर कैसे किए जाए। तो यह इनके मुख्य सवाल थे। उत्तर मिला इनको 9 जजों की बेंच से। इसमें कहा गया कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति में जो आपका सीजीआई है और 4 वरिष्ठतम जो जज हैं, कुल मिलाकर 5 मेंबर होंगे और यह नियुक्ति करेंगे, नाम इनके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। वहीं जो आपका हाई कोर्ट है, इसमें जो आपका सीजीआई है और 2 जो आपके जज हैं सीनियर मोस्ट वह होंगे। जो सीजीआई की राय है वह व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि क्या है, कॉलेजियम की सामूहिक राय। यानी सीजीआई व्यक्तिगत रूप से ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, बल्कि वह एक समूह का हिस्सा है। इस समूह में सुप्रीम कोर्ट के केस में 4 और लोग भी हैं, हाई कोर्ट के केस में 2 और लोग भी हैं, तो वह समूह का हिस्सा है। और जो राय आएगी वह कैसी आएगी, सामूहिक राय आएगी। इसमें भी यह कहा गया कि अगर कॉलेजियम सिस्टम ने कोई नाम रिकमेंड किया है तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वह उस नाम को एक बार लौटा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम सिस्टम ने दोबारा वही नाम भेजा तो इनको उसी व्यक्ति को रिक्रूट करना होगा। इसमें क्या है, अब जैसे आपका कॉलेजियम सिस्टम है और हम मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाला केस है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि इस जज की नियुक्ति की जाए एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। नाम भेजा, नाम किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। मतलब प्रक्रिया इसमें भी है, हमने देखा था कि कानून मंत्री के पास जाएगा, कानून मंत्री से फिर यह प्रधानमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री से फिर यह जाएगा राष्ट्रपति के पास अपॉइंटमेंट होने के लिए।
वहीं हाई कोर्ट के केस में हमने देखा था कि पहले यह भेजा जाएगा गृह मंत्री को, गृह मंत्री इसका बैकग्राउंड चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर यह जाएगा कानून मंत्री को, कानून मंत्री के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति। यह पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ रखा है। तो अगर यह नाम भेजा है कॉलेजियम सिस्टम ने तो इसको एक बार रिटर्न कर सकती है एग्जीक्यूटिव, अगर दोबारा भेजा गया तो उसी नाम को मानना पड़ेगा। इसके बाद सवाल यह था कि ट्रांसफर कैसे हो, तो ट्रांसफर में भी यह कहा गया कि जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है उनकी सिफारिश और कॉलेजियम सिस्टम की मंजूरी दोनों जरूरी है। यानी इस हाई कोर्ट से किसी जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सिफारिश प्लस कॉलेजियम सिस्टम की मंजूरी, यह दोनों होना चाहिए। अब यह पूरी व्यवस्था हो गई। इन सब के बाद एक व्यवस्था में परिवर्तन और किया गया या फिर एक और परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का मामला है। मामला कब का है? 2014 का। हुआ क्या कि जो आपका यह कॉलेजियम सिस्टम है इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति हो रही थी या फिर इसकी सिफारिश से जजों की नियुक्ति हो रही थी। तो जो आपकी एनडीए की सरकार है इसने क्या कोशिश की कि एक क्या बनाया जाए कमीशन, उस कमीशन में लोगों को रखा जाए और उसके माध्यम से रिक्रूटमेंट हो जजों का। नाम क्या रखा गया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आया कब? यह 2014 में। इसके लिए संविधान संशोधन आया। अधिनियम कौन सा था? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह आप ध्यान रखिएगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको कहने लगे चतुर्थ जजेस केस या फिर फोर्थ जजेस केस। इसमें क्या मामला था? 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था या फिर उसका चुनावी वादा भी था कि वह न्यायिक सुधार करेंगे, न्याय व्यवस्था में सुधार करेंगे। इसी के तहत 2014 में यह बिल लाया गया, लोकसभा में पास हो गया। कब? 13 अगस्त को। फिर 14 अगस्त को यानी अगले ही दिन राज्यसभा से भी पास हो गया और फिर यह चला गया राष्ट्रपति के पास। 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी। अब यह अधिनियम बन गया। एक बार इसकी बैठक भी हुई। कब? 13 अप्रैल को यानी कि 2015 में इसकी बैठक भी हुई। तो सरकार ने एक संशोधन करने का प्रयास किया। संशोधन सरकार ने कर भी दिया, राष्ट्रपति की मंजूरी क्योंकि मिल चुकी थी। इसमें क्या एस्टेब्लिश किया गया कि देखिए जो आपका अनुच्छेद 124 है इसका प्रयोग किया जाएगा और इसी के तहत एनजीएसी की स्थापना की जाएगी। 124 क्या है? 124 में प्रावधान यह है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कैसे होगी, उसकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इन्हीं सब का प्रयोग किया गया। फिर 124C जिसमें यह लिखा गया कि सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। यानी हमने यह भी देखा था कि इनकी संख्या कितनी होगी, इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, इसमें सरकार को अधिकार है, तो इसका भी प्रयोग किया गया। इसमें तय यह किया गया कि कुल मिलाकर 6 सदस्य होंगे। कौन से 6 सदस्य? एक आपका सीजीआई, मतलब 6 सदस्य मिलकर जजों की नियुक्ति करेंगे। एक हो गया इसमें कौन? सीजीआई। फिर जो 2 वरिष्ठतम जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वह भी रखा गया। तो यह तो पुराना स्ट्रक्चर हो गया कि एक सीजीआई प्लस 2 क्या हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के जज। फिर इसमें और किसको रखा? केंद्रीय कानून मंत्री को, जिसके पास यह नाम भेजा जाता था। उसके बाद 2 प्रख्यात व्यक्ति जिनमें से एक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से होना अनिवार्य है। अब इसमें देखिए जो यह 3 व्यक्ति हो गए, यह कैसे हो गए? एग्जीक्यूटिव से। यह जो 3 व्यक्ति हैं यह कहां से हो गए? जुडिशरी से। कुल मिलाकर 6 सदस्यों की नियुक्ति की बात थी। यह 6 सदस्य मिलकर तय करेंगे कि जज कौन बनेगा। अब यहाँ दिक्कत फिर वही आ गई, एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है या फिर जुडिशरी? संरचना में आप देख रहे हैं कि लगभग बराबर की शक्ति है क्योंकि मेंबर बराबर है। अब यह चैलेंज हो गया कि क्या इस व्यवस्था को रखा जाए या फिर हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था कैसी है? असंवैधानिक। और असंवैधानिक का मतलब इसको आप समाप्त कीजिए, इस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं होंगे। यह जो आपके केंद्रीय कानून मंत्री हैं, 2 प्रख्यात व्यक्ति है, इन सब की आवश्यकता नहीं है। जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है वही कॉलेजियम सिस्टम रिक्रूटमेंट्स करेगा या फिर नाम को रिकमेंड करेगा, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। यानी पुराने स्ट्रक्चर को फिर से बहाल कर दिया गया। तो इस तरह फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ? जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है या फिर जुडिशरी को क्या है? स्वतंत्रता है। फिर थर्ड में क्या हुआ? इस स्वतंत्रता को या फिर इस फ्रीडम को और ज्यादा क्या किया गया? मजबूत किया गया। चौथे वाले में क्या हुआ? एक चेंज लाने की कोशिश की गई लेकिन वह चेंज नहीं हुआ, फिर से तीसरे वाली की व्यवस्था ही बहाल हो गई। तो इस तरह यह जजेस के केसेस थे जो बहुत ज्यादा फेमस है, परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।